सेटअप भी हट गया, क्या करें। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभम ठेकेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग शुभम। इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए कैसा लग रहा है? सब क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सब क्लियर। अपने स्टूडियो में एक अलग बात है, पता है, मैं देखता हूँ एक अलग चमक, एक हर चीज अलग है, अलग फेस, लाइटें प्रॉपर हैं। तो वैसे कोई टुच्च मुच्च स्टूडियो नहीं है ना ये। और हम इसको सबसे खराब समझते थे, कमाल की बात है। बाद में पता चला कि ये सबसे बेहतर है। वही कहते हैं ना, आदमी बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देता है। ये बात सही है, हमने खुद वही किया है। ये जीवन का बड़ा तगड़ा सार है कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देता है। चलिए, बहुत खूबसूरत सवाल से शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तो पिछली क्लास के 5-6 सवाल हैं जिनको क्लियर करेंगे। तो देखिए, एक सवाल ये है आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8, ए सी बराबर 12 है, एंगल ए बराबर 60 है, तो एडी की लंबाई बताओ। मैं आपको कहोगे तो आप मैं याद करा दूंगा, लेकिन पहले मैं सवाल खुद सॉल्व करके बताऊंगा। आपने देखा भी होगा, जैसे ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम कि जब एडी की लेंथ पूछी हो तो कई बच्चों की ये कोशिश होती है कि यार ए बी 8 है और 12 है, तो मैं कोसाइन रूल लगा के बीसी निकाल लेता हूँ और फिर बीसी को बीडी और डीसी में डिवाइड कर दूंगा 8 और 12 के अनुपात में, और फिर मैं निकालूंगा एडी। वो एक लंबा तरीका है। सर वीडियो फंस रहा है, बच्चे कह रहे हैं वीडियो फंस रहा है। ये 3 बैच में क्लास चलती है तो नहीं फंस रहा है? देखो ऊपर आप, फंस रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है। वीडियो बनाओ, अटक रहा है। वॉइस मिसमैच हो रही है सर, और वीडियो भी अटक रहा है। एक बार बात करते हैं, नेट की स्पीड भी ले लेना पहले, आप वहां एक वीडियो बना लो। ये झटके का मार रहा है वीडियो दोस्तों, झटके नहीं मारने देंगे इसको। इस सवाल में हमें एडी निकालना है, तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एडी को एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लिया हमने एडी को। मान सकते हैं कि नहीं एक्स? बोलो, मान सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको एक्स मानने में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। हेलो, ज्यादा फंस रहा है क्या वीडियो? वीडियो ज्यादा फंस रहा है क्या? हेलो, अभी अटक रहा है दोस्तों? अभी अटक रहा है? अब ठीक है? अटक रहा है क्या? लैगिंग हो रही है क्या? है? बहुत ज्यादा अटक रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा अटक रहा है। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अभी ठीक हो गया? अटक ही रहा है अभी तो, अभी अटक ही रहा है। डाला क्या ग्रुप में? डाला क्या? सर अभी अटक, कोई बात नहीं, भी ठीक कर रहे हैं आप। इस पे भी लिखना है ना आपके ऊपर, तो जिम्मेदारी आ जाती है, 4 हाथ करने पड़ते हैं। इस पे भी लिखो कि अभी ठीक कर रहे हैं। आकाश विश्वास परेशान मत हो, आकाश विश्वास परेशान मत हो। आप ग्रुप में मुझे लिखने दो, चाहे तो वो ऐप वाला ग्रुप में लिख दिया कि तुरंत। अभी भी अटक रहा है।
अभी भी अटक रहा है क्या? अभी भी अटक रहा है क्या? अटक अटक के क्यों चल रहा है? अटक अटक के लटक लटक के क्यों चल रहा है? अटक अटक के लटक लटक के क्यों चल रहा है? अटक अटक के लटक लटक के क्यों चल रहा है? बट मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, क्लियर कह रहा हूं, जाऊंगा नहीं। आप सोच रहे हो कि जाऊंगा, तो जाऊंगा नहीं। लिखूंगा जब तक, कितना भी अटकेगा लिखूंगा तब तक। ये बताऊंगा लिख के कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया बराबर होगा ट्राइंगल एबीडी का एरिया प्लस ट्राइंगल एसीडी का एरिया। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? मैं जानना चाहता हूं, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? मैं ये जानना चाहता हूं, एबीसी का एरिया एबीडी के एरिया एसीडी एरिया के सम के बराबर होगा या नहीं? बताइए दोस्त, क्या ये गलत है? सर मुकेश अंबानी को कॉल कर दो, बहुत हो गया इनका, अब मुकेश को ही अड़काऊंगा मैं। इको भी हो रहा है, इको भी हो रहा है, क्या अटक रहा है अभी भी? मिटा देंगे अटकन इसकी धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे भरम धीरे धीरे। नेट स्पीड भी ओके, सब कुछ है। जयदीप सिंह सर, जो कॉल जो किया था रवि सर जी को, बदला ले रहे हैं आपसे। गाना नहीं अटका सर आपका, ज्यादा अटक रहा है सर अब तो। देखना अटक रहा है ना, सामने देखो आप भी, अटक रहा है ना। क्या इशू क्या बता रहा है विश्वास? चेकिंग, फास्ट चेक बोलो, फास्ट चेक करो, फास्ट चेक करो। एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ 8 गुणा 12 इंटू साइन 60, साइन 60। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मेरी आपकी ये बात हुई थी कि जब किसी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है, और ये एक्स है और ये वाई है और ये एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा डेल बराबर हाफ एक्स वाई साइन थीटा। डेल बराबर हाफ एक्स वाई साइन थीटा। यार मेरे पता है सीने में दर्द होने लगा इतनी सी बात से कि क्लास अटक रही है। देयर इज लॉट ऑफ हर्ट पेन इन माई चेस्ट, क्या करूं? रोशन पांडे बताओ आप, मैं मुझे कितना दुख है इस बात का, आप समझ सकते हो कि मुझे कितना दुख है इस बात का कि क्लास अटक रही है। आपको पता है एक क्लास प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटा मेंटली मेहनत और 2 घंटा फिजिकली मेहनत चाहिए होती है, तब हम एक क्लास के लिए तैयार होके आते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। उसके पहले बाल ठीक करना, कपड़े ठीक करना, और फिर सोचना कि किस वे में बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ से शुरू करते हुए घुमाते हुए इस तरीके से पहुंचना है। आप मानते होगे इस बात को, तो आपने भी अगर कभी ट्यूशन पढ़ाया होगा तो अपने आप को किस तरीके से तैयार करना पड़ता है, मानते हो कि नहीं? और फिर जब इस तरीके की दिक्कतें टेक में आ जाती हैं, क्या करें? टेक्नोलॉजी है, भारत अभी वहां पहुंच ही नहीं पाया टेक्नोलॉजी पे जहां उसको पहुंचना चाहिए। भारत इज नॉट मूविंग अप टू द दैट पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट शुड बी हियर, जहां उसको होना चाहिए। देखो अब एबीडी का एरिया क्या होगा? हाफ, मैं चलूंगा तो पता चलेगा ना कि अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है। हाफ 8x इंटू साइन 30 प्लस हाफ 12x इंटू साइन 30।
क्या ये सही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एबीसी ट्राइंगल के एरिया को एबीडी प्लस एसीडी के बराबर रख दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं मित्र? मित्र ये बात क्लियर है कि नहीं मित्र? हाँ प्रियांशी, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा सवाल प्रीवियस ईयर क्लास का है? अच्छा अच्छा, वो मैं लेके आया हूँ, वो मैं लेके आया हूँ अभी, वैसा ही एक और सवाल भी लाया हूँ। तो आपने देखा हाफ से हाफ कट गया जी पूरा। 12×8 = 96 गुणा √3/2 बराबर ये 8x 1/2 प्लस 12x इंटू 1/2। तो 4 और 6 10x बराबर 48√3। x कितना आ जाएगा? 24√3/5। क्या ये ऑप्शन में था? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अटक रहा है क्या अभी भी? अटक रहा है क्या अभी भी? अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक अटक अटकाई रे, अटक 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 रे, रा 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 स्टिल अटकिंग अटकिंग है, बट जाऊंगा नहीं, कैसे नहीं होगा ठीक, इसको ठीक करके पढ़ आके ही दम भरेगा ये भाई। ओ हो। सर कोसाइन वाले तरीके से भी बता दो यार, तुम सुमित मिश्रा ना पागल हो। cos 60 निकाल के बताऊं तुम्हें ये? अब भाई इसने तो हद कर दी। क्या मुझे इसकी बात माननी चाहिए? नहीं, मैं वो इसकी बात अगले सवाल में मान लूंगा, मैं वो इसकी बात अगले सवाल में मान लूंगा, इस सवाल में नहीं मान रहा। इस सवाल में तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सीधे कह दिया ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ये 8 और ये 12। तो आप चाहो तो पता है एक फॉर्मूला टाइप भी लिख सकते हो, इसको लिखने के बाद आप एक फॉर्मूला टाइप भी लिख सकते हो। नवीन कह रहे सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू नवीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं ये कह रहा था हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप कहो तो मैं 2 फॉर्मूले भी आपको बता देता हूँ, अच्छा लगता है कि अगर ये 60 डिग्री है, 30 30 बी और सी और एडी, सी और बी, एबीसी। ठीक है, एडी बराबर होता है एडी, एडी आप समझते हैं हील 2BC बटे बी प्लस सी और √3। आप चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो। 2BC√3 वो आएगा नहीं आएगा? खाली BC√3 आएगा मुझे लगता है। देखना BC√3 आएगा ना, 12×8 = 96 √3 बटे 12 + 8 20। 2 नहीं आएगा, खाली BC√3। एडी की लंबाई आ जाएगी BC√3। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अरे ठीक करवा रहा हूँ क्लास, ठीक करवा रहा हूँ, तब तक ये है कि छोटा मोटा तो लिखा दूं, कुछ छोटा मोटा तो लिखा दूं। एंगल ए अगर 120 है, मैं ये नहीं चाहता ना कि टाइम वेस्ट हो, कम से कम कुछ लिखा दूं अटक अटक के ही सही। अभी तो नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी का, तो आगे बढ़ूंगा। एडी, तब आप ये कहोगे कि जी एडी अब ये 60-60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, ये 60-60 डिग्री के, ये बी ए सी। तब जो एडी की लंबाई निकल के आएगी वो आ जाएगी BC बटे बी प्लस सी। यहाँ √3 नहीं आएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया क्या?
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अब ठीक हो गया। इसी को पेशेंस कहते हैं कि अगर पेशेंस जीवन में रखा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इफ वी हैव द पेशेंस देन एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट इशू क्या था? सर वांट टू नो द इशू। सही हो गया, सही हो गया, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। देखो, मैं इसीलिए कहता हूँ, हम अगर चाहते तो चले जाते, हमारे पास बहाना था। मैं इसीलिए कहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत बहाने मिलेंगे, बहुत सारे रुकने के साधन मिलेंगे कि रुक जाते हैं यहाँ, यहाँ हिलक जाते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ा है। सफलता उसी को मिली है जिसने हिम्मत रखी है, पेशेंस रखा है कि नहीं, होगा सब ठीक, होगा सब ठीक। ठीक है, चलिए याद रख लीजिए, एक बच्चे ने अभी ये और कहा, अभी मुझे एक बच्चे ने ये कहा कि अगर एंगल 120 है, ये सवाल तो होमवर्क में लिख लीजिएगा कि अगर एंगल 120 है तो मैं ही पूछ लेता हूं उससे। ये सवाल RW में लिख लेना, 60 है यहाँ पे, तो एक सवाल मैं ही पूछ लेता हूं और फिर उसको दूसरे तरीके से करके बताता हूं। जैसे एक बच्चे ने पूछा अभी कि अगर इस ट्राइंगल में ए बी 20 है, ये 30 है, ये 120 है, एंगल ए 120 है। आपसे पूछ रहा है फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। लेंथ ऑफ बाइसेक्टर एडी की लेंथ क्या ही बताना है। ठीक है एमडी इरफान, ठीक है भाई, एक बार बच्चे का नोट करते रहना कि बच्चे क्या क्या चाहते हैं, पूछते रहना, ठीक है सर। प्लीज बेसी मत करो, एक्स की याद आ जाती है। कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं है। गर्म पानी हम लोग लेंगे, आप भी लेंगे हमारे साथ, गर्म पानी का अपना मजा है। सर प्रॉफिट लॉस का एनोटेशन फाइल प्रोवाइड कर दीजिए, मैं उसी को पीना चाहता हूं, गम के सहारे पीना चाहता हूं। देखिए एडी की अगर हम बात करें तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पीछे कि 20C यानी कि 20 गुणा 30, नीचे 20 प्लस 30 50, 5 चौक 20, 4 तिया 12। ठीक है, ठीक है, एडी कितना आ गया 12। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर इसको दूसरे तरीके से बता दो, तो मैं अब दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं। जैसे अगर ये 120 डिग्री का एंगल है और मैं इसको जेड मान लेता हूं, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जेड स्क्वायर बराबर होगा, जेड स्क्वायर बराबर होगा, बताया था ना, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 30, यही बताया था मैंने। तो जेड स्क्वायर कितना आ गया, 400 और 900 1300 और 600, तो बड़ा गंदा आ रहा है यार। 20 का स्क्वायर 400 और 900 1300 और 600, 1900 आ रहा है यार, ये तो 1900 कितना गंदा आ रहा है, यानी जेड आ गया 10√19। ठीक है, आ गया जेड 10√19 आ गया। अब आप समझ रहे हैं, अगर जेड 10√19 आ गया और मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये 2:3 में बटेगा, बोलो बटेगा। अगर मैं इसको बांटूं तो ये 4√19 आ जाएगी और ये 6√19 आ जाएगी।
अब इस ट्राइंगल में मैं वापस लगा रहा हूं, ये एंगल 60 डिग्री होगा, इसको मैंने x मान लिया। अब वापस इस ट्राइंगल में लगा रहा हूं तो क्या होगा, 4√19 का स्क्वायर यानी 16 गुणा 19 बराबर बराबर 16 गुणा 19 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20x होगा। इसमें याद आ गया, 60 वाले में माइनस 20x करते थे या नहीं। दोबारा से फिर लगा रहा हूं कोसाइन रूल, ठीक है। तब आप कहेंगे जी 19 छिक्के या 16 निम्मा 144 का 4 हासिल 14, 16 कम 304 बराबर 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। मैं इधर ले आता हूं इस 20x को तो x कॉमन आ जाएगा और 20 माइनस x बराबर कितना होगा 96। अब आपको फैक्टर करने हैं ऐसे जिसका अंतर 20 आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि 12 और 8 हो जाएंगे फैक्टर, 12 और 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 और ये 8, तो 12 रखेंगे तो 12 अट्ठे 96, x 12 पे सेटिस्फाई कर गया, x 12 पे सेटिस्फाई कर गया, यही उत्तर है। बोलो बोल दो भाई, कोई डाउट है तो। सर 2-3 कहां से आया, अब मैं यही तो कह रहा हूं, जब मैं तुम्हें इतना आसान तरीका बता रहा था तो तुम वो समझना नहीं चाहते थे, तुम अपनी अंग्रेजी दिखा रहे थे, दूसरा तरीका बताओ दूसरा बताओ, जबकि जरूरत नहीं थी इस दूसरे तरीके की। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि 2-3 कैसे आया, मैंने ये बताया था कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके अनुपात में बांटेगा, बताया था या नहीं। अब वो एंगल बाइसेक्टर है तो 20 और 30 के अनुपात में बांटेगा, 0 से 0 कट गई 2-3। लेकिन क्या आपको ये तरीका पसंद है? मैंने तो आपको ये तरीका सिखाया ही नहीं, वो तो एक बच्चा बोला तो मैंने बता दिया। मेरा तरीका तो ये था कि भैया जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, ये एरिया इक्वेट कर दो, एबीसी का एरिया बराबर कर दो एबीडी का एरिया प्लस एसीडी का एरिया। आप क्या करो, एरिया इक्वेट कर दो। एक लड़का था जो हीरो बन रहा था, उसको लग रहा था कि हमें वो तरीका नहीं आता तो पूछ रहा था ऐसे हीरो बन के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल बहुत प्यारा है जो हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे, नेगेटिव भुजा आ गई थी बट नहीं कर पा रहे थे, अब करेंगे। देखो अच्छा, थोड़ा सा स्टेवर्ट थ्योरम पे भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना सीख लो, कुछ खास करना नहीं है, मैं बताता हूँ, जरूरी है, मजा आता है यार आपके साथ। पता है अटक जाए या ना अटके से कोई मतलब नहीं है, बस मजा आ जाता है आपके साथ। आपको आता नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत आता है। मेरा जाने का दिल नहीं था, मैंने कहा अटकने दो, देखेंगे क्या होगा। देखिए स्टेवर्ट थ्योरम का भी हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एबीसी एक ट्राइंगल है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की सी, और ये एम एन है, ये एम एन है। तो एडी का स्क्वायर क्या होगा, स्टेवर्ट थ्योरम ये कहती है, स्टेवर्ट थ्योरम तो खैर बहुत कुछ कहती है बट ये स्टेवर्ट थ्योरम का एक रिजल्ट है, स्टेवर्ट थ्योरम का एक रिजल्ट है, ये क्या है रिजल्ट, कि एडी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर बीसी माइनस एम एन, बस इतना लिखना है। टी और सी का मल्टीप्लाई और एम एन माइनस कर देंगे, बहुत जरूरी है ये, इस पे सवाल मिलेंगे आपको। अरे कुछ याद ही नहीं करना है यार, बीसी माइनस एम एन, एक बच्चा कह रहा है इतना कुछ कैसे याद रखे, मत रखो। तुम्हें उसकी तो 8वीं क्लास की बातें भी याद हैं कि वो ऐसे कहती थी, कॉपी पे मेरा नाम लिख के दे देती थी और वहां पे फिर अपने आप को मिसेस शर्मा बोलती थी, ये सब तुम्हें याद है। हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा एक परिवार होगा, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। मैं कहता था पगली ऐसे मत बुलाकर, वो छोटे ही रह जाएंगे, बड़े भी तो होंगे कभी। ये अभी मत जानो, इसकी जरूरत नहीं है, जब मैं स्टेवर्ट थ्योरम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। बट अभी क्या है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने की बारी आई है, सवाल आ जाए तो आप कहीं ऐसा ना करो कि फिर ये गड़बड़ कर दो, आप कहो कि मैंने पढ़ाया नहीं। स्टेवर्ट थ्योरम में आगे चल के वक्त मिलेगा तो प्रूफ के साथ बताऊंगा, बट अभी इतनी सी बात याद रख लो कि ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है, तो ये क्या होती है, बीसी माइनस एम एन। निकलता ये सब उसी से है, कोसाइन रूल से ही ये सब निकलता है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सब कोसाइन रूल का ही नतीजा है।
कॉस अल्फा लगा दो दोनों ट्राइंगल में, कॉस बी लगा दो, पूरे ट्राइंगल में कॉस बी लगा दो, इस ट्राइंगल में कॉस बी लगा दो, कुछ ना कुछ बात बनेगी बनेगी। बताऊं क्या लगा के? देखो मैंने कॉस बी लगाया, मानोगे नहीं ना तुम तो, तुम्हारी तो यही दिक्कत है। कॉस बी क्या होगा पूरे ट्राइंगल में? सी स्क्वायर प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर बटे 2c इंटू एम प्लस एन, यही होगा। कॉस भी लगा दिया मैंने। सर बफ कर रहा है, बच्चे कह रहे हैं बफ कर रहा है, बफ। अरे बफ बफ बफ। कॉस बी कितना होगा? सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर बटे 2cm। ठीक है, बटे 2cm। अब आपने देखा 2c, अरे 2c से 2c कट गई। एक और बात क्या है, आप ये जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली भुजा को इसी अनुपात में बांटेगा, यानी कि c बाई बी बराबर m बाई एन कह सकते हैं कि नहीं, यानी nc बराबर bm कह सकते हैं। ये बात मानते हो? ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, 28 तारीख तक खत्म कर दूंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। डिजिट के लिए 2c से 2c कट गया। अब देखिए क्या है, अब हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिखना जरूरी है। m से गुणा करेंगे इसकी, तो m c स्क्वायर प्लस m प्लस n का स्क्वायर माइनस m b स्क्वायर बराबर, m से इधर गुणा करूंगा m c स्क्वायर प्लस m क्यूब माइनस m ad स्क्वायर, n से गुणा करूंगा एन सी स्क्वायर एन एम स्क्वायर माइनस एन ए डी स्क्वायर। चलेगा? तो आप कहेंगे दौड़ेगा मां, सब दौड़ेगा, बस दौड़ाते रहेंगे इसको। देखिए अब मैं यहां से एक चीज कह रहा हूं कि यार एम सी स्क्वायर से एम सी स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, बोलो कटेगा कि नहीं? अच्छा, इस एम बी को मैं क्या लिख सकता हूं? एम बी को एन सी लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। ये मैंने गुणा गलत तो नहीं की, एम से की है ना सीधे, एम बी स्क्वायर, और एन से की तो एन सी स्क्वायर। इतना तो तय हो गया कि ये मामला बन रहा है। तो अब मैं देखिए अभी क्या कर रहा हूं, एम और एम प्लस एन का स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, कर सकता हूं, माइनस एम बी स्क्वायर। तो मैं एम बी को क्या लिख रहा हूं, वहां से देखो, एम बी एन सी के बराबर है, एन सी के, तो ये एन बी सी लिख रहा हूं, एन बी सी। ठीक है, एन बी सी। ऐसी एन सी किसके बराबर है? एम बी के, तो एम बी सी माइनस एम बी सी लिख रहा हूं इसको भी लिख दिया मैंने, एम बी सी बराबर। अब देख रहे हो एम अगर इसमें से कॉमन लूंगा तो एम स्क्वायर, अगर इसमें से कॉमन लूंगा तो एम प्लस एन आ जाएगा, माइनस एडी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एम प्लस एन आ जाएगा। आप देख रहे हैं इतनी जगह एम प्लस एन आ गया है कि पूरे में से एम प्लस एन कट रहा है, यहां से भी कट रहा है, यहां से भी कट रहा है, और यहां से अगर मैंने बीसी कॉमन ले लिया होता तो एम प्लस एन यहां से भी कट रहा है, सब जगह से कट रहा है एम प्लस एन। अब क्या बच रहा है देखो, एम प्लस एन बचेगा, एम से गुणा करूंगा एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस बी सी बराबर, यहां पे कितना बच रहा है, एम स्क्वायर माइनस केवल एडी स्क्वायर। आपको लगता है एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, एडी स्क्वायर कितना आ गया, बी सी माइनस एम एन। क्या मैंने गलत बोला था?
एडी बराबर बीसी माइनस एम एन। क्या मैंने गलत बोला था? बफरिंग हो रही है कि बच्चे कहीं बोल रहे? सर ज्योमेट्री कब तक कंप्लीट होगी? होगी, बट आप ये बताओ, अब ये याद रख पाओगे? मैंने पूरा प्रूफ बता दिया कि एडी का स्क्वायर बीसी माइनस एम एन होता है। बहुत प्यार से बता रहा हूं, एडी स्क्वायर बराबर बीसी माइनस एम एन होता है। माई लिखना चाहो लिख लो। ये समझ लो कि जितने भी ऐसे थॉरम्स हैं जिनमें साइड का कोई रिलेशन है, तो वो सब कॉस से ही आते हैं। कॉस बनाई साइड की लेंथ निकालने के लिए। कॉस इज मेड फॉर द लेंथ ऑफ बीइंग साइड निकालने के लिए बना है। एग्जाम में प्रूफ करना पड़ेगा। क्या सर? क्या सर मैं सर तू सर रे, 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 डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। एग्जाम में क्यों प्रूफ करना पड़ेगा? एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा आपसे और आपको नानी याद दिला देगा, इतना बता रहा हूँ। ऐसा सवाल पूछेगा और नानी याद दिला देगा। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे इससे ऊपर सवाल नहीं आ सकता, इतना बता रहा हूँ। बोल दो ना जरा। हम यार उस जमाने के लोग हैं जिसके फोन में गूगल खोलने के लिए अगर ब्लू ब्लू दिख जाता था तो खुशी से पागल हो जाते थे। वो भी छत पे जाके दिखता था गूगल। अक्सो है हलदर रे, अक्सो है हलदर, अक्सो है हलदर। देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। एबी बराबर 8 है, एसी बराबर 6 और बीडी बराबर 4। देखिए, कोरिया का बच्चा ये जानता है कि इसके इसके अनुपात में बटेगा। अगर 8 की जगह 4 है तो 6 की जगह 3 होगा। ये बात मानते हैं? पहले तो ये निकालना पड़ेगा। बोलो निकालना पड़ेगा कि नहीं? फिर मैंने क्या बताया कि भाई एडी कितना होगा? एडी बराबर होगा अंडर रूट 8 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 3। 8 छिंग 48 में से 12 गए 36। कितना उत्तर आ जाएगा? सबसे हुआ था, सबसे हुआ था क्या? आज डकार बड़ी प्यारी आ रही है। मम्मी ने खिचड़ी बनाई, वो पहले गांव में खाते थे वो वैसी बनाती है, और पिताजी ने अपने हाथ से खिलाई चम्मच से। माय फादर इज सो लवेबल इंसान। मतलब ही केयर्स मी अभी भी, ऐसे केयर्स करना जैसे आई एम जस्ट लाइक ए किड एंड जस्ट लाइक छोटा बच्चा। ही ऑलवेज किड्स की यार, तू अपने हाथ गंदे मत कर, चल मैं खिलाता हूँ, तू अपने हाथ गंदे मत कर, चल मैं खिलाता हूँ, हमेशा से। मतलब आई एम सो लकी कि गॉड गेव मी सच टाइप ऑफ नाइस फादर। नहीं, वैसी वाली खिचड़ी नहीं, वो पत्ता गोभी वगैरह डाल के पीले चावल कह लो आपकी भाषा में।
चलिए एक सवाल और कोसाइन रूल पे करके चीजों को खत्म करेंगे। इसमें नेगेटिव और वो वाला रोल है। एक सवाल आखिरी ये करेंगे आज की क्लास में, और एक और करेंगे फिर। बाजरे की खिचड़ी खाना सर कभी मजा आ जाएगा। अरे ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग गांव से दिल्ली में सेटल हो गए हो सर। आप लोग गांव से दिल्ली में सेटल हो गए। देखो अजीत राजभर कैसे बिना मतलब की बात करता है। आप लोग गांव से दिल्ली में सेटल हो गए हो। सेटल तो राजभर साहब तुम भी अखिलेश यादव के साथ हो गए, उससे हुआ क्या? सरकार तो नहीं बनी ना तुम्हारी, सेटल हो गए हो। मेरी माँ भी बनाती है, पर मैं इलाहाबाद में रहने लगा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, घर का खाना मिस करता हूँ। अभिषेक कुमार भिजवा देंगे पोर्टर से, टेंशन मत लो। देखो एक त्रिभुज की भुजा 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 है। कोण एबीसी 60 डिग्री है। देखो ये 60 डिग्री है, भुजा ए बी 80 है, एबीसी भुजा 80 है, ठीक है, जिसका परिमाप 170 है। यदि कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप क्या है? तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप क्या है? एबीसी सबसे छोटी भुजा का माप क्या है? तो मैंने कहा कि ये अंडर रूट 3 1 और ये 2 होगा। मैं ये कह सकता हूं अंडर रूट 3 2 और 1 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। 2 की वैल्यू 80 है, 1 की कितनी होगी? 40, ये 40 आ गई। रूट 3 की कितनी होगी? 40 रूट 3। मानते हो कि नहीं? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर पेरीमीटर 170 है, 170 पेरीमीटर है दोस्त, समझना। ऐसा ही कुछ सवाल था पिछली क्लास में, नेगेटिव वाला। अब मैं बताता हूं आपको। तो सबसे छोटी भुजा की माप पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 80 और ये 40 है, 120 तो ये हो गया, 170 में 50 बच गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर x है भुजा, तो ये 50 माइनस एक्स होगा। मानते हो कि नहीं? ये 50 माइनस एक्स होगा। अब देख लो इसका पेरीमीटर 170 हो रहा है कि नहीं? 80 40 120 और 50 170 माइनस एक्स। इज इट ओके और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। अब मैंने कहा कि यार 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, 50 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 रूट 3 का स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि नहीं? 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, पाइथा लगा दी। अरे पाइथा लगा दी, पाइथा। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? 50 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 रूट 3 का स्क्वायर। एक बार एक्स जोड़ेंगे तो 50, घटाएंगे तो 50 माइनस 2x। 50 और 50 माइनस 2x बराबर 1600 गुणा 3। तभी कोरिया का बच्चा बोला 0 से 0 कटेगा, 5 से 32 बार कटेगा,
32 या 96, 2x बराबर -46, x -17, 23 आ गया। अब डर जाता है बच्चा, यहीं पे x -23 आ गया, तो कोई डरने वाली इसमें बात ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं सबसे छोटी भुजा अगर इसे निकालूंगा -23 रखे तो ये कितनी आएगी, 73 आएगी। ये -17 रख दूं इसको तो ये पूरी भुजा कितनी आ जाएगी, सॉरी -23 रख दूं तो 17 आ जाएगी। यही ट्राइंगल की सबसे छोटी भुजा है 17। तो लोग डर जाते हैं कि नेगेटिव में भुजा आ गई, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है 1, 2 और √3 कैसे आया। कितने लोगों को ये पता है 60 डिग्री पे? जिनको नहीं पता वो आज याद रखेंगे, पिछली क्लास में ही बताया था। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 1/। पाइथागोरस लगा दिया तो। एक बच्चा कह रहा है 2x² नहीं होगा। अरे पगले, मैंने a² - b² का फॉर्मूला लगाया है इसमें, a² - b² का फॉर्मूला लगाया है मैंने, a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला लगाया। यार ऐसे बच्चों जैसी बातें मत करो यार, आप तो डरा देते हो मुझे कि आपको कुछ नहीं आता। ये किस चीज का तार है भाई? व्हाट इज दिस थिंग? देखो 30 पे भी याद रख लो इस चीज को। अगर ये 30 है, 1 √3 और 2, 1 √3 और 2, बात खत्म। पाइथागोरस कैसे लगा? 90 गिवन नहीं है। अरे पागल, मैंने परपेंडिकुलर डाला है, गिवन नहीं है। मैंने खुद खींचा है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। और बताओ, आप कॉस लगा के भी इस सवाल को कर सकते हैं, कॉस लगा के भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस लगा के 50 - x प्लीज टेल। मैं ये कह रहा हूं पेरीमीटर जो था, तीनों भुजाओं का जोड़ AB BC और CA वो 170 था। अब 80 और 40 हो चुका था, 80 40 तो 50 बचा था, तो मैंने आधे हिस्से को x और दूसरे को 50 - x मान लिया। आप बोल दो, मैं तब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मुन्ना की हेल्प करो भाई, मुन्ना की हेल्प, हेल्प करो मुन्ना की। आप बताओ, अगर आप चाहो तो मैं इस सवाल में कोसाइन रूल लगा के बताऊं, बट कोसाइन रूल से भी ये सवाल इतना आसानी से होगा नहीं जितना हमने बताया है, और दिस इज द बेस्ट वे जिससे मैं कराया ये सवाल। दिल का दरिया बह ही गया। नहीं सर बता दो। एक बच्चा ये कैसे पूछ रहा है बार बार, सौरभ सर आप महिला हो? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी बुआ लगती हूँ। अरे तुम्हारे पापा दीदी दीदी कह के बुलाते हैं मुझे, बुआ लगती हूँ। तुम्हारे पापा की बड़ी बेटी, पहचाना? प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देना टाइम से, ये तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करूंगी। बहनों का भी बराबर हिस्सा है, जो हड़पने की सोच रहा है ना तुम्हारा बाप, मेरी संपत्ति को बता देना उसको जाके। 4 बार एक ही बात पूछ रहा है, 4 बार एक ही बात पूछ रहा है, महिलाओं महिलाओं। बुआ लगती हूँ तुम्हारी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी देर आपसे पढ़ा, इतनी देर सीखा आपसे, मजा ही सा आ गया। सर ज्योमेट्री के बाद प्रोबेबिलिटी करा देनी चाहिए। सर प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी इतनी पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो हेडिंग लगाओ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये भी त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सभी अंग समान, ठीक है। अब नहीं बोलेगा वो, अब नहीं बोलेगा उसकी झंड अच्छी हो गई, सभी अंग समान। सर्वांग समता का मतलब ही है कि सभी अंग समान, सभी अंग समान। सर्वांग समता का मतलब है सभी अंग समान, ठीक है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी सी, डी ई एफ, अगर सभी त्रिभुज सर्वांगसम है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, तब क्या होगा? और कोई ये कह दे कि इफ ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के, इसका मतलब अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, देन एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग, एवरीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग will be equal, एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि इनकी भुजाएं आपस में, जैसे ए बी बराबर होगा डीई के, बी सी बराबर होगा ई एफ के, ए सी बराबर होगा डी एफ के, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सभी कोण एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, सब कुछ बराबर होगा, ये सब भी बराबर होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। शिल्पी थैंक यू, योर मैसेज वॉन्ट बी विजिबल टू अदर स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो तुम गंदा लिखते हो वो बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, तुम्हारी गंदगी दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तुम पर ही वापस आएगी। अगर तुमने कुछ गंदा लिखा देन दैट विल रिवर्ट टू यू। अभी जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आगे पढ़ोगे, जैसे मीडियन की लेंथ है या फिर सरकम रेडियस है, इन रेडियस है, ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ोगे, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है यहाँ, एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। चाहो तो लिख देता हूं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ग्रुएंसी हम पहले पढ़ रहे हैं, या पहले हमें सेंटर ऑफ ट्राइंगल पढ़ना चाहिए था, क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब चीजें पहले पढ़नी चाहिए थी कॉन्ग्रुएंसी। मुझे तो याद भी नहीं रहा, ज्योमेट्री इतने दिन हो गए पढ़ाए हुए। किसी को पता है इससे पहले हम क्या पढ़ते थे या यही पढ़ते थे?
कमेंट नहीं दिख रहे भाई। वो पहले पढ़ते थे। और आपने कभी स्कूल में भी पढ़ाया है मैथ्स? कमेंट ऐसे हो क्यों जा रहे हैं वैसे? सर आपका अंग्रेजी बहुत प्रिपेयर है, बहुत जबरदस्त है, इन सेंटर ये सब। हाँ सर, पहले सेंटर वगैरह पढ़ लेते थे हम, उसके बाद ये पढ़ाते थे। आपने A to Z में तो ऐसे ही पढ़ाया था, पहले सेंटर पढ़ाया था। चलो वैसे तो अब ठीक है, अब शुरू कर दिया है तो कोई बात नहीं है, समझ जाओगे धीरे धीरे। बाकी मैं लिख देता हूँ, लाइक इन रेडियस इक्वल हाइट्स इक्वल, हाइट्स तो बता ही चुका हूँ, हाइट्स इक्वल सरकम रेडियस इक्वल। हमारी तो टीम भी माशाअल्लाह है ना, गधी है गधी। मैंने उसको बोला कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा तो उसको बोलना चाहिए था सर पहले सेंटर्ड पढ़ाओ, उसे खुद नहीं आता कुछ। इन रेडियस सरकम रेडियस, इन रेडियस इक्वल, इन रेडियस तो हो गया, मीडियन इक्वल। ये लिख लो, वैसे इसका कोई बहुत यूज नहीं है, बस एक जगह लिख लो और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करेंगे। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान। अगर एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है, आपने बोल दिया दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। इसका मतलब एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, आपस में उनकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, उनके एंगल एक दूसरे के एंगल के बराबर होंगे, उनकी इन रेडियस, उनकी हाइट, उनकी सरकम रेडियस, उनकी मीडियन, सब कुछ बराबर होगा। इतनी बात यहां तक समझ आइए तो हम आगे बढ़ेंगे। अजीत राजभर भी सर से शादी करेगी तो तुम विदुर हो जाएगा। ये क्या क्या बातें हो रही हैं क्लास में भाई, जरा हड़काना है लड़कों को। हम लड़के शादी करेंगे किसी से? हद हो गई ये तो, कोई बात नहीं। अब जैसे ये तो, क्या हमें दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इतना कुछ बराबर करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप लिखेंगे कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की शर्तें क्या है? सर्वांग समता की शर्तें, सर्वांग समता की शर्तें क्या है, ठीक है। सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं ये अब हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहली शर्त होती है सास, और दूसरी होती है आस, और तीसरी होती है 555, ठीक है। पहली होती है सास, दूसरी होती है आस, और तीसरी होती है 555। तीसरी 555 होती है, सास आस और 555। सास का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आस का मतलब एंगल, एंगल और उस पे भुजा। सास का मतलब साइड, फिर साइड, फिर साइड। ये तीन शर्तें मेजर हैं। कुछ लोग RHS अलाना फलाना बोलेंगे, जरूरत नहीं, मतलब उसका कुछ खास नहीं है, ठीक है। पहली शर्त का मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल थे ABC और DEF, दो ट्राइंगल थे ABC और DEF। हमने कहा कि साइड एंगल साइड है, इसका मतलब दो साइड बराबर हैं। हमने AB को DE के बराबर बोला, हमने BC को EF के बराबर बोला। अब हमने इन दोनों के बीच के कोण को भी बराबर बोल दिया। हमने कहा कि एंगल B बराबर एंगल E है। अब अगर ये तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब है कि ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के।
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीईएफ के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, सब कुछ बराबर होगा, एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, अब सब कुछ बराबर होगा। क्लियर है ये बात? चैट के बाद कीबोर्ड नहीं हट रहा है स्क्रीन से, देखना भाई, चैट के बाद कीबोर्ड नहीं हट रहा। ये जैसे आप चैट क्लिक कर रखी है आपने, तो आधी क्लास क्यों ढक जाती है? ये आप अपने सिस्टम में देखो, अपने टैब में, ये आपका टैब है गुरु, ये गलत है ना ये तो। मुगली घुट्टी 555। देखिए दूसरी कंडीशन देखेंगे, त्रिभुज एबीसी एबीसी और डीईएफ त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे अगर दो एंगल बराबर हैं, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, अब इस पे जो भुजा है बीसी बराबर ई एफ, बीसी बराबर ई एफ, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, बीसी बराबर ई एफ, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, तब हम एक छोटी सी बात यहाँ पे ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज डीईएफ के, और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, अब सब कुछ बराबर होगा। देखिए इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस लिख लीजिए, जब आप सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, यूज कैसे होगी कॉन्ग्रुएंसी। मैं ये सोच रहा हूँ आपके इसके बाद वाली क्लास को भी थोड़ा आगे खिसकवा लूं, ताकि हम 5-10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ पाए। पर यूट्यूब की तरह फीचर लाओ, कमेंट ऑन रहते हुए भी क्लास ना दिखे। ठीक है ठीक है, फीचर ला रहे हैं, वो फीचर ये मान लो कि 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल, ठीक है। अब तीसरी की बात करें, जो तीसरी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लिखा हुआ है ट्रिपल एस, एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ एक ट्राइंगल है, तो मैं ये कह सकता हूं ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई, ईसी बराबर ई एफ, एसी बराबर डी एफ, एसी बराबर डी एफ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये ट्राइंगल, इसके बाद भी यही लाइन लिख लेना, ट्राइंगल सिमिलर होंगे,
ओ कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब कुछ बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब कुछ बराबर होगा। ये वाला भी एक इशू है कि कमेंट लटकते रहते हैं ऐसे, इस पे भी हम डाल सकते हैं। हमारे वाले में देखो ना 3 4 एक साथ हो जाते हैं, फिर अलग आप सीखोगे। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये स्क्रीन छोटा और ये बातें बहुत छोटी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, आपको भी मजा आएगा। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 65 है, बी 45 है, पी बराबर 70 है और क्यू 65 है, एसी बराबर पी क्यू है, तो कौन सा सत्य है? देखो भाई, अब ए जो है वो किसके बराबर होगा? ये बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। ए सी और पी क्यू बराबर है। देखिए हम पता है क्या कर सकते हैं कि जैसे ए सी और पी क्यू बराबर है और क्यू 65 के बराबर है, यानी कि जो भी आएगा वो ए का क्यू से होना चाहिए रिश्ता। अब ए का यहाँ पी से है, ये नहीं होगा। ए का यहाँ क्यू से हो सकता है, ए का यहाँ क्यू से हो सकता है, ए का यहाँ आर से, ये नहीं होगा। दूसरा ए सी और पी क्यू एक साथ आने चाहिए, ए सी और पी क्यू। तो ए सी और यहाँ क्यू आर आ रहा है, नहीं होगा। ए सी और पी क्यू आ रहा है, बीच तक बी। अब कैसे, आप चाहो तो चित्र बना लो, वरना जरूरत नहीं है। जैसे हम कैसे लिखते हैं, एंगल ए बराबर 65, एंगल क्यू बराबर 65, तो ये तो तय है कि ए और क्यू एक साथ आएंगे। अब ए सी बराबर पी क्यू, अब ए को क्यू से कनेक्ट करना है, तो ए सी बराबर पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा? क्यू पी। मैं ऐसे लिखूंगा क्यू पी, क्यू पी। समझ गए? अब अगर मैं एबीसी ट्राइंगल लिख रहा हूं, एबीसी ट्राइंगल लिख रहा हूं, तो ए के साथ कॉन्ग्रुएंटी में क्या आएगा? क्यू। अब मुझे पता है ए सी किसके बराबर है? क्यू पी के। एबीसी लिख रहा हूं ना, क्यू पी के, तो ए तो क्यू आ गया है, सी की जगह क्या आएगा? पी। तो फिर आर कहां पे आएगा? बीच में। आप बताओ, चित्र बना के बताऊं या आपको ऐसे ही समझ में आ गया है? चित्र बना के बताऊं या आपको ऐसे ही समझ आ गया है दोस्त? डायग्राम बना के बताइए, एक बच्चा कह रहा है। क्रैक्स है ना, क्रैक्स एबीसी। अब यहां पे देखना है ट्राइंगल कैसा बनेगा। ए किसके बराबर है? क्यू के। अब ए सी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी क्यू के बराबर है, इधर वाली भुजा, तो पी यहां लिखेंगे, पी यहां लिखेंगे। अब ये क्यू हो गया, आर बच गया। तो अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल बराबर है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? क्यू आर पी के। अब आया समझ? 3 तरीके से समझा दिया, अब तो आ जाना चाहिए। और अगर अब भी नहीं आ रहा है तो रहने दो, फिर क्यों पढ़ना है, छोड़ दो पढ़ाई। मैं तो यही कहूंगा, इतनी जरूरी नहीं है पढ़ाई।
चलिए एक बहुत छोटी सी बात हो गई, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लिखेंगे यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का यूज क्या है और कैसे कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं दिखाता हूं कुछ आपको। अच्छे से समझना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, क्या है, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। सिलेक्शन लेकर आपसे फार्म हाउस पे मिलना है, ठीक है, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें दो बातें यहाँ पे गिवन है, दो बातें यहाँ पे गिवन है। कौन कौन सी? एक तो ये गिवन है कि ए बी बराबर ए सी है, और दूसरा ये गिवन है कि ए डी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। एबीसी एंगल बाइसेक्टर है, प्रूफ क्या करना है ये बताना है। ए बी सी एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने दो ट्राइंगल पकड़ लिए, एक एबीडी, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। ट्राइंगल एबीडी एंड एसीडी में क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा होगा। तो हम ये कह रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल बराबर है, बीएडी बराबर है एंगल सीएडी के, है या नहीं? मालूम है आपको? अच्छा, आपको एक बात ये भी पता है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ए बी और ए सी भी बराबर है, आपको फिर ये पता है कि इनके बीच का कोण भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ए डी कॉमन है, ये दोनों भुजाएं बराबर है आपस में, एडी कॉमन है ए बी ए सी के, और इनके बीच का कोण अल्फा भी बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्राइंगल एबीडी, कल लखनऊ आ रहा हूं एक शादी में, मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। एबीडी और एसीडी, एबीडी और एसीडी, गुरुजी आप हमारे लिए भगवान के समान है। थैंक यू गुलशन भाई, आप भी बहुत प्यारे हैं। एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर यहीं से ये पता चलता है कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, जो हम कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी। तीसरी बात हमें क्या पता चली? बीडी बराबर डीसी, ये पता चली, बीडी और डीसी भी बराबर होंगे। अच्छा, तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये एंगल एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी, और पूरा एंगल 180 होता है, तो 180 बटा 2 90। इट मीन्स कि एडी परपेंडिकुलर होगा बीसी पे। बोलो होगा या नहीं? बोलो होगा या नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? सौरभ मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ आना है।
अब आप ना एक बात लिख लो, ये पूरे का निष्कर्ष मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, कंक्लूजन, जो कि बहुत जरूरी है समझना। आप ना कंक्लूजन लिखो, जो हमने पढ़ा है ना अभी, उसका कंक्लूजन लिखो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पहला पॉइंट है ए बी बराबर ए सी, और करके लिख दो एंगल बी बराबर एंगल सी, पहला पॉइंट। दूसरा है एडी एंगल बाइसेक्टर है। जब ये दोनों हो गए थे तो आपको पता है तीसरा क्या था कि बी डी बराबर डीसी था। चौथा पॉइंट था कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो अब आप ये लिख लो कि इन चार में से कोई भी दो होने पर, क्योंकि आपको पता है कोई भी दो से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई भी दो सही होने पर, कोई भी दो सही होने पर चारों सही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे किसी ने मुझे कह दिया कि ये एडी एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, किसी ने मुझे ये कह दिया कि एडी एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो मैं ये कह दूंगा इसका मतलब ए बी बराबर भी होगा एसी के और बी डी बराबर होगा डीसी। या किसी ने मुझे ये दो बातें कह दी कि बी डी बराबर है डीसी के, एडी परपेंडिकुलर है, तो फिर मैं कहूंगा एडी बाइसेक्टर भी होगा और ट्रायंगल आइसोसेल्स भी होगा, ए बी बराबर एसी भी होगा। ये बात क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो, धाक समझ रहा हो अपने आप को, तो मुझे बताए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम। पहले मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। एक बहुत आसान सा सवाल सबसे पहले पूछता हूँ, अच्छा लगेगा आपको? देखो एक सेकंड, यहाँ से शुरू करो। पहले ये सवाल करो, पेपर में आया हुआ सवाल है, प्री में आया हुआ सवाल है, इस सवाल को करेंगे जल्दी से। एक त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, बीई परपेंडिकुलर है एसी की, बीई कट करता है एफ पर, आपस में दोनों एक दूसरे को एफ पर कट करते हैं, बी एफ ए सी के बराबर है, फाइंड एंगल एबीसी। मेहुल कुमार हमारे साथ है। आई रेस्पेक्ट मेहुल, बहुत ज्यादा तो नहीं, तनिक हल्की फुल्की रेस्पेक्ट करते हैं मेहुल की।
एबीसी ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, बीई परपेंडिकुलर है एसी पे, और दोनों एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। ठीक है दोस्त, इन्होंने क्या दिया हुआ है, बी एफ और ए सी बराबर है, बी एफ ये रहा, ए सी बराबर है। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल देख लें, कुछ बात बन जाए तो। आपने कहा कि जी ये एंगल अगर अल्फा मानता हूं तो ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 है तो ये वापस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा। आपको नहीं लगता कि दो ट्राइंगल है मेरे पास, बी एफ डी और ट्राइंगल ए सी डी, एंड इन दोनों में एक एंगल अल्फा है, एक 90 माइनस अल्फा है, और ये जिस भुजा पे हैं वो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, बी एफ बराबर ए सी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी एफ डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के, बी एफ डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आपने कहा हाँ जी ये तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इससे होगा क्या? मैंने कहा अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कैसे चेक करते हैं? 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा इसमें क्या है? इस ट्राइंगल में तो आप कहेंगे बी डी है। इस ट्राइंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा क्या है? ए डी है। यानी ये हमने निकाल दिया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बी एफ डी और ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होने पर बी डी और ए डी बराबर होंगे। मैं अलग से चित्र बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये 90 तो था ही, ये दोनों बराबर आ गए। अब आप ही बताइए कि अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये 90 है, तो आपको नहीं लगता ये 45-45 के होंगे? यही पूछ रहा है एबीसी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर 45 कैसे होगा? बेटा अब आप क्रैक हो, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 है तो ये दोनों कोण 180 माइनस 90/2 नहीं हो जाएंगे? इतने तो नादान मत बनो, इतने तो नादान मत बनो। किसी को भी डाउट है तो बताओ यहाँ तक। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये कहा कि एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी परपेंडिकुलर था, बीई दोनों एफ पे कट कर रहे थे, तो मैंने दो ट्राइंगल पकड़े। अब आप सोचेंगे ये दो क्यों पकड़े आपने? क्योंकि आपने खुद कहा था कि एक तो बी एफ, और बी एफ किस ट्राइंगल की भुजा है? इसकी। ये एसी के बराबर है तो एसी किस ट्राइंगल की भुजा है? ये। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 ये 90, तो मैंने कहा अगर ये अल्फा मानता हूं तो ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब अगर ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा। तो आपके पास दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हैं कि ये भुजा इक्वल है और ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा। फिर आपके पास एक और ट्राइंगल छोटा सा बना हुआ है जिसमें ये बराबर है भुजा और ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा। तो हमने कहा 90 माइनस अल्फा के सामने की ये और 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा ये भी तो आपस में बराबर होंगी। कुछ गलत बताया तो बताओ। बहुत नॉर्मली, बहुत आराम से, बहुत सना सना में पढ़ा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योमेट्री में मैं कोई कमी छोड़ नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। सर 8 PM पे क्लास है। मैथ के मैं डाउट क्लास भी लगा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अभी मेंस तक मेरे पास थोड़ा लोड ज्यादा था, उसके बाद डाउट क्लास जो आप बोलेंगे वो सब होगा। बाकी मैं और भी लगवाने की कोशिश करता हूँ। मैं सारे इशू नोट भी करवाता हूँ। एक एक इशू जो नोट होंगे वो मुझे बता देना भाई, ग्रुप में अपलोड कर देना, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। चलिए अब आप ये क्लास कर लो और मैं इससे अगली वाली क्लास भी आपकी
शिफ्ट कराने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा पाऊँ। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी कल। क्लास नहीं होगी, मेंस की तो होगी कल, क्योंकि मेंस की तो 12 से 2 लेने के बाद ही मैं निकलूंगा लखनऊ। और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।